आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक को, यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा और दूसरे सब्जेक्ट में भी इस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं। ये जो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे मूल्यांकन की विधियां क्या हैं, कौन कौन सी विधियों का उपयोग करके मूल्यांकन किया जाता है। आइए बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है मूल्यांकन? दोस्तों, मूल्यांकन दो शब्द से बनता है, एक मूल्य से, एक आंकन से। यानी उसके मूल्यों को आंकना ही मूल्यांकन होता है। छात्रों ने विषय वस्तु की कितनी जानकारी प्राप्त की है, उसमें उसकी कितनी प्रगति हुई है, छात्रों की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन व्यक्तित्व के व्यापक परिवर्तनों और शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित होता है। यह केवल बुद्धि विकास या विषय ज्ञान के अतिरिक्त अभिरुचि, व्यक्तित्व के गुण, सोच, प्रवृत्ति आदि से भी संबंधित होता है। यानी मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है काफी बड़ा होता है। इसमें हम केवल एक विषय से उसके बुद्धि को ही नहीं माप सकते, बल्कि उसके मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व को, सोच को, प्रवृत्ति को, सब कुछ को इस हम आकलन में, मूल्यांकन में इंक्लूड करते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बालक की शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, दिया गया अधिगम अनुभव किस सीमा तक बालक में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं। यानी बालक ने जिस उद्देश्य के लिए कक्ष में शामिल हुए थे उसमें उन्हें कितनी सफलता मिली है और क्या संशोधन की आवश्यकता है, कौन से सुधार वांछनीय हैं। उसकी खूबियों को जानते हैं, कमियों को जानते हैं और हम उस अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति में भी बदलाव लाते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण के साधन आदि का भी मूल्यांकन होता है। यानी मूल्यांकन का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम केवल बालक का ही नहीं बल्कि शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है कि हम पढ़ाने में कितना सफल है, हमारे शिक्षण पद्धति कितनी सफल है, इस विद्यालय में कौन कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है, आदि आदि। ये जो मूल्यांकन इतना इम्पोर्टेंट है कि यह सतत और व्यापक होना चाहिए। यानी ये नहीं कि साल में एक बार हो गया, बल्कि ये निरंतर होता ही रहता है, तभी ये हेल्पफुल है। सरकारी विद्यालय में तो हर महीने कहा गया है मूल्यांकन करने के लिए। हर रोज आप आंकिए, बच्चों की प्रगति को देखिए, उसके बाद एक रजिस्टर होता है मूल्यांकन पत्र, उसमें उसकी प्रगति को दर्ज कीजिए। जीवन उपयोगी तथा समाज उपयोगी शिक्षा वही है जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण का मतलब होता है चौतरफा। बालक का चौतरफा विकास जो शिक्षा करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा, वही जो है समाज उपयोगी और जीवन उपयोगी शिक्षा होता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान, विभिन्न कौशल तथा उसकी रुचियों एवं सद्वृत्तियां आती है। शैक्षिक मूल्यांकन की व्यापकता का अर्थ है विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, रुचियों तथा प्रवृत्ति सभी का मूल्यांकन। यानी इस व्यापकता का अर्थ ही यही है कि उसके ज्ञान का, कौशल का, रुचि का, प्रवृत्ति का, सब कुछ का हम मूल्यांकन करें। यानी उसके सर्वांगीण विकास पर ही हमें जोर देना है। सतत मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थी की प्रतिदिन परीक्षा ली जाए। सतत मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों की क्षमता एवं कमजोरियों को नियमित रूप से जानने में मदद मिलती है। यानी बगैर परीक्षा लिए ही हम सतत मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों की कमजोरी को जान सकते हैं कि बच्चों में क्या क्षमता है, क्या कमजोरी है, बच्चे क्या जान रहे हैं, क्या उन्हें जानना चाहिए या उनमें क्या कमियां हैं। अगर इस सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हमें उसकी कमियां पता चलेगा तो हम उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे और जरूर सफलता पाएंगे। मूल्यांकन की व्यापकता के बाद हम जानेंगे मूल्यांकन की विशेषता के बारे में। यह मूल्यांकन काफी इम्पोर्टेंट होता है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस विशेषताओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वैधता, विश्वसनीयता।
यानी ये जो मूल्यांकन है बिल्कुल सटीक होता है, काफी विश्वसनीय होता है। वह परीक्षण वैध है जो विद्यार्थी की उस योग्यता का मापन करे जिसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भाषा कौशल के लिए निर्धारित परीक्षण उस कौशल की ही जांच करे, न कि विद्यार्थी की ज्ञान की। यानी हम जिस निर्धारित परीक्षण उस कौशल की ही जांच करेगा, न कि विद्यार्थी के ज्ञान की। बच्चे कितना जानते हैं इसकी जांच नहीं करनी है, बल्कि हम अपने उद्देश्य को ही जांचेंगे। उदाहरण, किसी कविता को रटा रटा कर अर्थ लिख देना विद्यार्थी की अर्थ ग्रहण योग्यता की परीक्षा नहीं मानी जाती। विद्यार्थी जो है कविता को रट लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वे कविता को समझ रहे हैं। हम मूल्यांकन के द्वारा पता करेंगे कि बच्चे कविता को कितना समझते हैं। विश्वसनीयता का मतलब होता है अविचलता, यानी कोई मापक समान परिस्थितियों में पुनः किया जाए तो उनके परिमाण प्राय समान ही रहते हैं। यानी अगर आप किसी का मूल्यांकन करते हैं, कोई अन्य शिक्षक करते हैं, कोई तीसरे शिक्षक करते हैं, उसके बाद भी उसके परिमाण में कोई बदलाव नहीं आता है, वो समान ही रहता है, बराबर ही अंक पाता है, यही है विश्वसनीयता। परीक्षा में कॉपी चेक होता है, मूल्यांकन होता है। 4 शिक्षक चेक करेंगे, चारों ने 4 नंबर दिए, कोई 30 दे दिया, कोई 60 दे दिया, कोई 80 दे दिया, कोई 10 दे दिया। ये विश्वसनीयता नहीं है, बल्कि सब ने अगर 60 नंबर दिया है तो यही विश्वसनीयता है। वस्तुनिष्ठता इस परीक्षण की भी एक विशेषता है। विश्वसनीयता के साथ वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, साथ ही साथ व्यक्ति निष्ठता का अभाव होना भी नितांत आवश्यक है। अब हम जानेंगे इस शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। ये जो मूल्यांकन है, हमने इसकी आवश्यकता को समझ लिया है, अब हम इसके उद्देश्य को जानेंगे। ये जो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन को महत्व दिया गया है, इसी कारण से दिया गया है ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। खास तौर से इसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है चयन, तीसरा है निदान। सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना है। परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया जाता है। एक कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं, सबकी समझ एक जैसी नहीं होती है। कोई बच्चे तेज होते हैं, कोई जो है मीडियम होते हैं, कोई जो होते हैं अपने क्लास के योग्य भी नहीं होते हैं। हमें ऐसे बच्चों पर काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम बच्चों का वर्गीकरण करते हैं। इस मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य ही यही है। हम अलग अलग श्रेणी में A, B, C, D में बांटकर हम उसका वर्गीकरण करेंगे और गौर करेंगे कि A वाले बच्चे ठीक हैं, C वाले कमजोर हैं, इसे जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है चयन। मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन करना। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति के लिए अथवा सृजनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए विद्यार्थी का चयन करना। यानी विद्यार्थी को चयन करना काफी आवश्यक होता है। इसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब तक हम छात्रों का वर्गीकरण नहीं करेंगे, हम जो है सृजनात्मक बालक को, मेधावी बालक को नहीं चयनित कर सकते हैं। वर्गीकरण के बाद ही इस मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है और हम चयन कर पाते हैं। इसकी तीसरी जो खूबी है, तीसरा उद्देश्य है, यह काफी रोचक है। आइए हम जानते हैं। ये तीसरा उद्देश्य है निदान। निदान का मतलब होता है निपटारा। मूल्यांकन का यह तीसरा उद्देश्य है शैक्षणिक संपत्ति में विद्यार्थियों की कमजोरी जानना और उसका निपटारा करना। जानकारी के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक का मतलब होता है रेमेडियल टीचिंग, यानी बच्चों में जो कमजोरी है उसका उपाय क्या है, उसको हम किस तरह पढ़ाएंगे कि उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, वो आसानी से समझने लगेंगे। इसका निदान करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन होगा और उसकी कमजोरी का निदान होगा। बेसलाइन के द्वारा कमजोरी का कारण जानकर उपचारात्मक शिक्षण के लिए सामग्री तैयार की जाती है। यानी वर्गीकरण, चयन और निदान
मूल्यांकन के 3 उद्देश्य हैं। दोस्तों, मूल्यांकन के उद्देश्य के बाद हम जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। इस दोनों मूल्यांकन में थोड़ा डिफरेंस है, आइए हम जानते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ग्राह्यता को जानकर उचित समस्या का समाधान किया जाता है। बच्चे हमारी बातों को कितना फॉलो कर रहे हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा पता कर लेते हैं। दूसरा जो मूल्यांकन होता है वो है संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र के अंत में किया जाता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। यह सीखने के दौरान होता है, ये सत्र के अंत में होता है। यह मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसका उद्देश्य है बच्चा कितना सीख पाया, प्राप्त किया। प्राप्त परिणाम के आधार पर उसका श्रेणीकरण एवं अभिलेखन किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाई के दौरान होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन पढ़ाई के बाद होता है। हम यह जानते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या जाना है, उस आधार पर उसका श्रेणीकरण करते हैं, उसे अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में हम पढ़ाई के दौरान ही समस्या का समाधान करते हैं। बच्चे हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं तो क्यों नहीं समझ रहे हैं, आइए हम अपना मेथड चेंज करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी मूल्यांकन से जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मूल्यांकन की विधियां। और ये लास्ट टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन की भी 2 विधियां होती है, एक मौखिक विधि, एक लिखित विधि। लेकिन आइए हम जानते हैं मूल्यांकन की विधियां क्यों इम्पोर्टेंट है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा के 4 कौशल जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है की योग्यता का विकास करना है। इसमें प्रथम 2 का संबंध भाषा के मौखिक रूप से है। हम जो सुनते हैं या बोलते हैं ये मौखिक है क्योंकि इसमें पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पढ़ने और लिखने में पेन पेपर की ज़रूरत होती है। यह इसलिए यह लिखित रूप है। अतएव भाषा संप्राप्ति के क्षेत्र में मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित विधियों से की जाती है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण क्या है आइए हम जानते हैं। पहला है मौखिक विधि के उपकरण। मौखिक विधि में जिस उपकरण का प्रयोग होता है वे है वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण। कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे भी आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं, इसे वार्तालाप कहते हैं। प्रश्नोत्तर कहते हैं आप प्रश्न पूछे, बच्चे उत्तर दिए, बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। तीसरा है भाषण। इसमें आपको बकना है, बोलना है, लेक्चर देना है, बच्चे सिर्फ सुनेंगे। यानी जो तीनों विधि है ये तीनों मौखिक है, इसमें पेन पेपर का कहीं कोई उपयोग नहीं है। दूसरा है सस्वर वाचन। बच्चे जो है जोर से पढ़ रहे हैं किताब को, अक्षर को, शब्द को, ये भी जो है मौखिक है। मौखिक विधि के उपकरण हो गए ये। अब हम जानते हैं लिखित विधि के उपकरण कौन कौन से हैं जिसमें पेन पेपर का इस्तेमाल होता है। जो लिखित उपकरण है उसमें है प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुति लेख, लिखित प्रश्न पत्र, देखकर लिखना, अनुकरण करके लिखना, सुंदर लिखना, मजमून लिखना, एस्से लिखना, लिखित प्रश्न पत्र, किसी भी प्रश्न का लिखित उत्तर देना, ये सब लिखित विधि का उपकरण है। यानी ये सब मूल्यांकन की लिखित विधियां हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।